हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, समास ये सभी जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबकी प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, लेकिन तीनों से ही जो है शब्द निर्माण हम करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले उपसर्ग को कि उपसर्ग से हम नए शब्द कैसे बनाते हैं। तो शब्द बनाने से पहले हम ये जान लें कि उपसर्ग होता क्या है, किसको उपसर्ग कहते हैं। देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ कर के उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं। यानी जब भी उपसर्ग जुड़ेगा मूल शब्द में ही जुड़ेगा। मूल शब्द हमेशा जो है वो अर्थयुक्त होता है, अर्थवान होगा। अगर वह निरर्थक है तो वह गलत है। वहाँ पर हमने कहीं न कहीं शब्द निर्माण की प्रक्रिया में गलती की है। तो शब्द जो है वह एक स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द अपने आप में एक निश्चित अर्थ लिए हुए होता है। तो आइए देखते हैं हम इसमें। कह रहा है कि हम वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं। से लड़का, घोड़ा, कुर्सी, मेज, किताब, कलम आदि हिंदी के शब्द हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जो अभी अभी मैंने बताया आपको, ये शब्द जो है वह स्वतंत्र भाषा की इकाई है, भाषा की स्वतंत्र इकाई है। अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कुर्सी, कलम, घोड़ा, घुड़सवार, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता, असुंदर सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है और शब्दों के अर्थ आप कोश से देख सकते हैं। यानी और शब्दों के जो अर्थ हैं उनको आप कोश से देख सकते हैं। दूसरा देखिए, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती हैं। कलम तथा कमल तो हिंदी के शब्द हैं क्योंकि ये दोनों सार्थक हैं, पर मकल या लकम शब्द नहीं है। देखिए, यहाँ कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि वर्णों का समूह जो है वो शब्द कहलाता है। हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे इसको कि वर्णों का सार्थक समूह जो है वह शब्द कहलाता है। अगर वह सार्थक नहीं है तो वर्णों का समूह होते हुए भी वह शब्द नहीं है, क्योंकि अगर वह निरर्थक है, जैसे यहाँ पर मकल और लकम लिखा है, ये वर्ण समूह तो हैं लेकिन शब्द हम इनको नहीं कहेंगे, शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहे हैं, इनका जो है कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। मकल और लकम, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसको कहेंगे? वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द कहलाता है, उसको हम शब्द कहेंगे। भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हैं। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं जो किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। हर भाषा इन शब्दों का भंडार होती है, लेकिन ये सभी शब्द एक ही प्रकार के नहीं होते।
कुछ शब्द वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों आदि के नाम बताने वाले होते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, दिल्ली, आगरा, शीला, घोड़ा, बच्चा आदि। संज्ञा शब्द कुछ क्रियाओं, घटनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे करना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये क्रिया शब्द। कुछ शब्द दूसरे शब्दों, संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये विशेषण है। फिर धीरे धीरे, तेजी से, कल, आज, ये क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया के होने की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया कैसे हो रही है, अतः ये क्रिया विशेषण है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि शब्द निर्माण हम उपसर्ग, प्रत्यय, समास के माध्यम से करते हैं, लेकिन प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताई गई है कि उपसर्गों के द्वारा पहले, जैसे अन्न, धन, आदर। आदर आपका मूल शब्द है और अन्न उपसर्ग है, और जब अन्न उपसर्ग आदर में जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, अनादर हो जाएगा। प्रत्ययों के द्वारा, जैसे सुंदर, धनता, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं मूल शब्द के, उसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर उपसर्ग ही विस्तार से पढ़ेंगे। सुंदर, धनता, सुंदरता। और तीसरा समास प्रक्रिया द्वारा, जैसे 2 शब्दों को जोड़ करके इसमें हम एक नया शब्द निर्मित कर लेते हैं। यहाँ स्नान और धन गृह है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्नान गृह। आइए देखते हैं उपसर्ग को। कह रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे अन, धनादर, अनादर, विधनाश, विनाश, दुर्धन दिन, दुर्दिन, सुधन योग, सुयोग, ये उपसर्ग हैं सभी। अन, वि, दुर और सु जो कि मूल शब्द आदर, विना और नाश और दिन और योग, इसमें मिलकर के ये बने हुए हैं, अनादर, विनाश, दुर्दिन और सुयोग। इसके बाद देखिए बे सर्ग है, यह किस में जुड़ा है, मान में। क्या हो गया है, ईमान में, सॉरी ईमान में, तो क्या हो गया है, बेईमान। और प्र उपसर्ग जुड़ा है हार में, तो हो गया है प्रहार। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव तथा अन्य भाषाओं से आगत विदेशी शब्द। इन तीनों कोटियों के शब्दों में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म, तत्सम, काम, तद्भव तथा ईमान, रेल, विदेशी तथा यौगिक या व्युत्पन्न शब्द भी, जो मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में तीनों ही प्रकार के उपसर्ग प्राप्त होते हैं। कौन कौन, देखिए तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द। तो पहले हम देखेंगे किसको, तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द आप जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपनी यथास्थित उसी रूप में प्रयोग होते हैं हिंदी में, उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। यहाँ पर देखें उसी तत्सम उपसर्ग की बात हो रही, यानी संस्कृत के उपसर्ग की बात हो रही है। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं। कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। उपसर्ग और अर्थ, अति है मतलब अधिक है अर्थ इसका, तो अत्यंत, अंत में अति जुड़ेगा, अत्यंत, आचार, अत्याचार, रिक्त, अतिरिक्त, क्रमण, अतिक्रमण, शय, अतिशय, उत्तम, अत्युत्तम। के बाद ऐसे ही अधि है, अधि मतलब ऊपर या श्रेष्ठ।
ऊपर या श्रेष्ठ शब्द बन जाएगा। अधिकार, अधिनायक, अधिकरण। देखिए कार में अधि जुड़ा है, अधिकार हो गया है। फिर नायक में अधि जुड़ेगा, अधिनायक हो जाएगा। करण में अधि जुड़ेगा, अधिकरण होगा। के बाद आदेश में जुड़ेगा, अध्यादेश हो जाएगा। यक्ष में अध्यक्ष हो जाएगा। शुल्क में अधिशुल्क होगा। और अध्ययन है, अधिपति है। ऐसे भी और शब्द हैं, उपसर्ग हैं, अर्थ है और उनसे निर्मित शब्द है। इसको आप लोग अपनी बुक से लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद देखें हम दूसरा जो है हमारा क्या है, तद्भव उपसर्ग। पहला तो था संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग। अब तद्भव क्या होता है? तद्भव हम जानते हैं कि संस्कृत ये भी जो है संस्कृत भाषा से ही आए हुए शब्द हैं। हिंदी में अपने बदले हुए रूप लेकर ये प्रयोग होते हैं। यानी तद्भव हम उनको कहते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं और उनका बदला हुआ रूप प्रयोग में लाया जाता है। देखें तद्भव उपसर्ग को। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। देखिए उपसर्ग और अर्थ दिया हुआ है। अ या अन यानी अभाव के अर्थ में, निषेध के अर्थ में। अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाह, अनबन, अचेत, अनमोल। इसी तरह उन है मतलब कम, 49, 59, 69, 39। हीन है, अव मतलब हीन, अवगुण, अवघट, अवतार। और भी उपसर्ग दिए हुए हैं तद्भव के, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। तीसरा हम देखें, तीसरा है आगत या विदेशी जो है उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। देखिए उपसर्ग और अर्थ दिया हुआ। आगत आप समझ रहे होंगे, आगत मतलब आए हुए, यानी दूसरी भाषाओं से या विदेशों की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तो ये उसके उपसर्ग है, इसलिए इनको आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दिया हुआ है ब है यानी के साथ या से, तो बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। बा है, बा का अर्थ जो है साथ से है, मतलब बाकायदा, बाद, बावजूद। ऐसे ही और इस यहाँ दिए हुए हैं उपसर्ग, इन उपसर्गों को आप पढ़ लेंगे, बाकी के जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब अगला देखें, कह रहा उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। कह रहा उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है। यानी जिस प्रकार का उपसर्ग है वह उसी शब्द में लगेगा। जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग, यानी शब्द अगर विदेशी है विदेशी उपसर्ग ही लगेगा। आगत मतलब वही, और तत्सम है सब तो तत्सम उपसर्ग, और तद्भव है तो तद्भव उपसर्ग का ही प्रयोग होगा। अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव के साथ तद्भव उपसर्ग, विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे सु तत्सम उपसर्ग है, यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र शब्द बन जाता है, पर पूत तद्भव के साथ सुपूत नहीं। कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुप्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्दों के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि।